हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज यहाँ पर हम ईवीएस का मॉक टेस्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आपके 30 क्वेश्चन ईवीएस के पूछे जाएंगे। उसी के बेसिस पर एक मॉक टेस्ट रेडी किया गया है। तो सबसे पहले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो थोड़ा मैथ्स से रिलेटेड आप बोल सकते हैं। इसमें आपको 3 इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने को मिलती है। सबसे पहले कि ट्रेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो सूरत से नगरकोइल जो है केरल जाने वाला एक रास्ता है, वहाँ तक एक ट्रेन चलती है। एक चीज़ और हमें पता चलती है कि सूरत कहाँ पर है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन सकता है कि सूरत जो शहर है वो गुजरात में है, नगरकोइल कहाँ पर है, तो नगरकोइल जो है केरल में है। और कितना समय लगता है, मतलब एक एवरेज डिस्टेंस हम यहाँ पर लगा सकते हैं 2120 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन से, मतलब मैथ्स के एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। साथ ही आपसे यहाँ पर डेट वाइज पूछा हुआ है, तो आपको जनवरी के महीने में कितने दिवस होते हैं, कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी में 31, फरवरी में 28 और 29 हो सकते हैं, मार्च में फिर 31, अप्रैल में 30 होते हैं। तो इस तरीके से ये नॉलेज भी आपका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर आपकी कितनी चीज़ें काम करती है। एक तो आपका मैथ वर्क करता है, ठीक है, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। साथ ही आपका यहाँ पर जीके होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही आपका ये जो सूरत गुजरात है, इस तरीके के क्वेश्चन यदि एग्जाम में अलग तरीके से पूछ लिए जाएँ तो वो चीज़ें भी यहाँ पर कवर हो जाती है। तो डायरेक्टली अपन क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नगरकोइल जाने के लिए बैठा। मतलब बंदा जो है सूरत से केरल जाना चाहता है, नगरकोइल केरल जाना चाहता है। यह ट्रेन सूरत 19:45 पर चलती है। अब आपको ये पता होना चाहिए 19:45, क्योंकि घड़ी में जो हम देखते हैं 12 से वापस 1 बज जाती है, लेकिन ट्रेन का जो टाइम आता है वो हमारा 24 तक चलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रेन का टाइम शो किया हुआ है, 19:45 पर चलती है। और 1 दिसंबर यानी 29 नवंबर को बंदा बैठा है, वो कब पहुंच रहा है, 1 दिसंबर को 11:45 पर नगरकोइल पहुंचता है। यदि सूरत से नगरकोइल के बीच की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इसकी औसत चाल क्या है। तो अब आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आप एक काम करिए, वीडियो को 2 मिनट या 1 मिनट जितना आपको समय लग रहा है रोकिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है। यदि बन पा रहा है तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, और यदि नहीं तो आप इस सॉल्यूशन को यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डे देख लेते हैं कि बंदा 29 नवंबर को बैठा था, तो 30 नवंबर तक तो वो पूरा ट्रेन में चला होगा। और आपको पता है कि नवंबर जो है वो 30 दिन का होता है और दिसंबर 31 दिन का होता है। ऐसे रैंडम ये लोग चलते हैं, जैसे जनवरी 31 का हो गया, फिर फरवरी में आपका 28 और 29 का होता है, फिर मार्च हमारा 31 का होता है, अप्रैल हमारा 30 का होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी सीरीज चलती रहती है 30 31 30 31। लेकिन हमारा जुलाई और अगस्त जो रहता है वापस से 31 दिन का आता है। आपने वो देखा होगा, हम लोग हाथ पर कैलकुलेट करते हैं ना, हाथ पर देखते हैं कि जनवरी ऊपर है, फरवरी नीचे आता है। हमारी फिंगर्स की जो होती है, इस तरीके से हम लोग फिंगर पर कैलकुलेट करते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि 29 नवंबर को बंदा बैठा है, तो 29 नवंबर से 30 नवंबर तक वो यहाँ पर चला है। 30 नवंबर के बाद डायरेक्टली डेट कौन सी आ जाएगी, 30 नवंबर के बाद आ जाएगा 1। ठीक है, और ये कब बैठा था, 19:45। अब आप अपने अकॉर्डिंग देखो, 19 क्या होता है, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 और 19, मतलब कि 7 बजे हमारे अकॉर्डिंग, घड़ी के अकॉर्डिंग 7:45 पर शाम को, क्योंकि 19 तो शाम को ही बजेगी। 7:45 पर बंदा बैठता है ट्रेन में, और 30 के दिन पूरा चलता है। मतलब 7:30 की शाम को 7:45 तक वो चला। मतलब कि यहाँ तक कितना चल गया, 24 घंटे बंदा पूरा चल गया, 29 से लेकर 30 तक। 29 की शाम 7:45 पर बैठा, तो 30 की शाम 7:45, तो पूरे 24 घंटे हो गए। उसके बाद 7:45 से 1 तारीख को बंदा ट्रेन से कब उतरता है, केरल कब पहुंचता है उसके घर, 11:45 पर। ठीक है, तो अब ये अपन को कैलकुलेट करना है कि 7:45 से, क्योंकि 24 घंटे तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 24 घंटे के बाद 7:45 से 11:45 तक कितना टाइम होता है। तो 7 से आप कैलकुलेट करो, 8 9 10 11 और 12, 5 घंटे तो ये हो गए रात की 12 बजने तक, और 11:45 तक वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये 45 1 घंटा हो जाएगा, 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 घंटे तो यहाँ पर बैठा हुआ है, और 24 घंटे एक दिन वो पूरा चल चुका है। तो टोटल यहाँ पर कितने घंटे हो गए वो आप देख सकते हैं। तो आप देख लो, 16 और 24 कितने होते हैं, 40 घंटे। 16 + 24 कितने हो गए, 40, 6 4 10 और 3 और 1
4 टोटल बंदा कितना 40 घंटे चला है। यदि नहीं समझ आया तो एक बार और आप देखो, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है थोड़ी कैलकुलेशन हमारी वीक रहती है, तो हमें समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो 29 नवंबर से बैठा है, पूरा 30 के दिन चला और 1 के दिन सुबह 11:45 पर पहुंचा। तो 7:45 से ये 7:45 और ये हमारा 11:45, तो टोटल यहाँ पर आप देखो, टोटल यहाँ पर हमारे कितने हो गए 24 घंटे तो यहाँ पर बन गए। ठीक है, ये 24 घंटे तो यहाँ पर हो गए। 24 के बाद ये 7:45 से 11:45 तक पहुँचना, ये रात नहीं है, ये सुबह है। ठीक है, 11:45 अगर रात होता तो वो हमारा 23, 22, 24 ऐसे शो करता। 11:45 शो किया मतलब कि सुबह की बज रही होगी। तो यहाँ पर टोटल कितने घंटे हो जाते हैं, 7 और 5 12 और आगे के एक्स्ट्रा 11, तो ये कितने घंटे हो गए, 5 और 11 16 घंटे हो गए। तो 24 और 16 कितने होते हैं, टोटल 40 घंटे हो गए। ये चीज़ क्लियर होगी कि टोटल कितने घंटे। अब हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है क्या चाल, क्योंकि चाल तो हमें यहाँ पर निकालनी है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। दूरी कितनी दे रखी है भाई साहब ने, 2120 दूरी हमको दे रखी है कि आपको सूरत से केरल जाने में 2120 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब समय हम निकाल चुके हैं कि 40 घंटे लगेंगे। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 को काट दो, कैलकुलेशन कर लो बस। 212 से 4 को काट कर देखो कितना आता है, 4 5 20 और 4 3 12 53। तो उस ट्रेन की चाल कितनी थी, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। हो सकता है लोकल होगी ट्रेन, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की चाल है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रकार के ट्रेन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपके ईवीएस में 2 ही टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये ट्रेन वाला बनता ही है और दूसरा हमारा दिशा डायरेक्शन वाला बनता है। दिशा जैसे कि उत्तर, इसके पश्चिम में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, इसके पूर्व में क्या है। इस तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन आपके ईवीएस में भी बनते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 53 किलोमीटर प्रति आवर। यदि किसी को समझ नहीं आया हो तो बताना, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और अलग तरीका यदि कोई होगा तो उससे अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गई, आपको क्या करना है, टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे आज आपको अपना स्कोर चेक करना है कि आपने कितना स्कोर किया है। हर एक क्वेश्चन को आप चाहें तो, यदि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आप वीडियो को रोककर अपना आंसर सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया, आपने स्कोर किया होगा +1 या फिर नहीं स्कोर किया है तो आप इसको 0 ही काउंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हिंदी में इसे भारोत्तोलक बोला जाता है। तो कौन है इनमें से, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियमसन या फिर बछेंद्री पाल। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है सुनीता विलियम्स तो अंतरिक्ष में गई थी, बछेंद्री पाल तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारोत्तोलक है। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, इनको अर्जुन अवार्ड जो खेल में मिलता है वो भी मिल चुका है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की। कभी आपसे यूं भी पूछ लिया जाए कि ये किस राज्य की है, तो ये आंध्र प्रदेश की, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की है। और इनका ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ओलंपिक जो गेम्स हुए थे उसमें पहली बार भारत के लिए कांस्य पदक लाने वाली ये पहली महिला थी। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी इसलिए प्रसिद्ध है, साथ ही इन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है खेलों में उत्तम प्रदर्शन के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपका स्कोर लिखते जाइएगा कितना स्कोर किया है, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 30 में से कितना मार्क्स आया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है हमने। जब तेज बुखार आता है और उसके साथ कपकपी मतलब ठंडी लगती है, उसका उपचार आप सिंकोना पेड़ की छाल से कर सकते हैं। डॉक्टर जो दवाई का यूज़ करते हैं वो दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनती है। तो किसका उपचार किया जाता है, तो किसका उपचार किया जाता है, मलेरिया का। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये जो सिंकोना पेड़ की जो छाल से दवा बनती है वो किसकी बनती है, मलेरिया की बनती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े के जैसा होता है और इसका मुंह पत्ती से ढका हुआ होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, या फिर यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। और जब इसमें जो जानवर जो हैं, जो भी कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंसे हैं, वो इसमें से बाहर नहीं निकल पाते। तो निपेंथिस के बारे में इन 4 में से
ये 4 आपके स्टेटमेंट थे, ठीक है। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा वो आपसे पूछा हुआ है। तो एक बार आप चाहो तो ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन बी और डी सही है, ए बी और सी सही है, ए और बी सही है, या फिर ए और सी यहाँ पर सही होगा। तो आपको देखना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर सही हमें बताई गई है, ठीक है। तो देख लीजिए आपकी कौन सी चीज़ यहाँ पर सही लग रही है। तो पहला जो ऑप्शन है कि यह भारत का ये जो पौधा है निपेंथिस, इसको हिंदी में घटपर्णी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि ये चीज़ तो सही है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। इसका आकार घड़े के जैसा होता है, तभी तो इसको हम घटपर्णी बोलते हैं कि इसका आकार घड़े के जैसा होता है और इसका एक मुंह पत्ती से भी ढका होता है। तो ए और बी तो यहाँ पर सही हो गए। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। तो हमने तो देखा था, जब हमने निपेंथिस का एक वीडियो देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि एक मेंढक भी अंदर जाकर गिर गया था। तो मेंढक कीड़े मकोड़ों में तो नहीं आता है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है कि केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ये पकड़ सकता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा थोड़ा गलत लग रहा है। अभी अपन रुकते ऑप्शन एक बार चेक करेंगे। यह छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। पौधे में से कोई आवाज़ आई थी क्या हमको? नहीं, आवाज़ तो आई नहीं थी। तो डी भी यहाँ पर गलत होता है। तो अभी हमें सही लग रहा है ऑप्शन नंबर ए और बी। तो आंसर में देख लेते हैं, सी यहाँ पर सही होगा क्योंकि ये बता रहा है ए और बी हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर ए स्टेटमेंट सही था और बी भी यहाँ पर सही था, ठीक है। तो निपेंथिस के बारे में पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में? दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? राज्य पूछा हुआ है, अपन को जगह भी नहीं बतानी, सिर्फ राज्य बताना है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो गुजरात में आपने सुना है साबरमती, वहां से इनकी यात्रा शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है अभी ट्रम्प आए थे तो उन्होंने उनकी वाइफ जो आई थी उन्होंने वहां पर चरखा भी चलाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों के बारे में आपको बताना है। ये जानकारी आपको मिल सकती है मैप से। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। छत्तीसगढ़ तो हमारे एमपी के आसपास लगता है और तमिलनाडु तो नीचे दक्षिणी साइड में आ जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत दिख रहा है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र भी हमारे पास ही आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं लगता है, हमारी पश्चिमी सीमा में लगता है क्योंकि एमपी बीच में तो पश्चिम में और छत्तीसगढ़ कहीं इधर रह जाता है। अब हमें सिर्फ कन्फ्यूजन हो सकता है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, क्योंकि तमिलनाडु हमारा बिल्कुल दक्षिणी राज्य में आ जाता है, आंध्र प्रदेश इधर, केरल, कर्नाटक मतलब इसके आसपास के एरिया में ये सारे राज्य लगते हैं। उड़ीसा नहीं होगा, उड़ीसा तो अलग जगह आ जाता है, ऊपर की साइड आ जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, इस तरीके से यदि आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है मैप का तो आप ये ऑप्शन कटिंग लगा सकते हो, क्योंकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ये तो हमारे बीच के आसपास आ जाते हैं, पूर्वी पश्चिमी में लग जाते हैं, मध्य में लग जाते हैं। बचा हुआ केरल और उड़ीसा, तो उड़ीसा ऊपर की साइड आता है, केरल हमारा और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पास लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है? पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने, एक बार आप खुद से पढ़िए और इसको करने का ट्राई करिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पेडागोजी है तो थोड़ा इसको समझने की आवश्यकता यहाँ पर लगेगी। 2 सेकेंड, दो सेकेंड नहीं, 1 मिनट है आपके पास। आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि इसका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए, तो अपन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि मैंने गलत पढ़ लिया हो तो। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ठीक है, नहीं होना चाहिए मतलब कि क्या उद्देश्य नहीं होगा? पहला है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व बच्चों के बीच में समझ को प्रशिक्षित करना। सेकेंड है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा व सृजनात्मकता को बढ़ावा देना।
अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो ये सारे कार्य तो हम करते हैं। हमसे पूछा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, तो बच्चों की सटीक संख्यात्मक कौशल को विकसित करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है। बाकी बच्चे अच्छे से पर्यावरण को समझ पाए, तो ये चीज़ भी सही लग रही है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता, उनके अंदर क्रिएटिविटी आई, ये चीज़ भी सही है। अवलोकन, वर्गीकरण और निर्देश के माध्यम से नई नई खोजबीन कर पाए, तो ये चीज़ भी सही है। तो गलत क्या होगा यहाँ पर? सेकेंड वाला ऑप्शन, कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों के अंदर सटीक कौशलता का विकास हो पाए, संख्यात्मक कौशलता का, तो ये चीज़ तो गलत है। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो ये फिर वो थोड़ा मैथ्स से रिलेटेड हमारा रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया। कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर, हम सिर्फ डायरेक्शन को याद कर लेते हैं। ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ऊपर की साइड हमारा उत्तर होता है और नीचे की साइड हमारा दक्षिण होता है। इसको इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको बोलते हैं साउथ। अब इसको ट्राई करते हैं अपन लोग। देखो आप क्या करो, अपनी कॉपी में बनाते जाओ इसको, क्योंकि थोड़ा बड़ा बनेगा ये। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, मतलब एक्स कोई पॉइंट है जहां पर उस डॉक्टर का घर स्थित है ना। फिर उसमें क्या बोला गया है? उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। वाई एक बिंदु है। पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रह गया है, तो आप या तो एक काम करो, वीडियो को रोक लो और इसको बनाने का ट्राई कर लो पहले, ठीक है, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है? किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, अस्पताल कहीं वाई दिशा में होगा, कहीं हो सकता है अस्पताल थोड़ा दूर हो। तो डॉक्टर घर के अस्पताल से जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है, मतलब उसके घर से यहाँ तक जाने के लिए हॉस्पिटल कोई भी सीधी सड़क नहीं है। तो डॉक्टर को कुछ रास्ते अपनाने होंगे, ठीक है, गूगल मैप का यूज़ करना होगा। गूगल मैप जो है हमें डायरेक्शन बता रहा है। डॉक्टर पहले बिंदु ए पर जाते हैं, एक्स से तो बिंदु ए पर जा रहे हैं, जो कि एक्स के ठीक पूर्व में 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये 600 किलोमीटर की दूरी हमने बना ली यहाँ से यहाँ तक की। तो सबसे पहले डॉक्टर अंकल बिंदु ए पर गए, उसके बाद क्या किया उन्होंने, और वह फिर बिंदु बी पर जाते हैं। अब ए से कहाँ पर जाएंगे? बिंदु बी पर जाएंगे, जो कि ए के ठीक दक्षिण में, दक्षिण दिशा हमारी नीचे होती है, ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। ए से गए बी पर, कितनी दूरी पर है? 450 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ है कि फिर वह बिंदु सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में, आपको पता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब अपन को कहाँ जाना है? पश्चिम दिशा में जाना है। और कितना जाना है? 120 जाना है। तो अपन 120 ऐसे चलेंगे और ये बिंदु हमारा सी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरी डिस्टेंस यहाँ पर है, ये पूरी 600 है और ये उसकी आधी की भी आधी, मतलब सिर्फ 120 है, इसीलिए अपन ने इसको आधा ही बनाया, ठीक है। 120 पर जाते हैं, सी पर जाते हैं, जो कि बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। इतना तक हमने कर लिया। तो उसके बाद क्या है? अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं। वाई बिंदु पर उनका हॉस्पिटल था, यहाँ पर दिखाया था, जो कि सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। तो क्या बोला गया है कि उत्तर में कितनी मीटर की दूरी पर है? 90 मीटर की दूरी पर है। ये हमारा, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारा बिंदु वाई हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको अपन यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा 600 था, 600 मैंने पहले नीचे लिखा था, अभी ऊपर लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। और ये हमारा वाई हॉस्पिटल का बिंदु है, जो कि कहाँ पर है? 90 मीटर की दूरी पर है, सी के उत्तर में। अब डॉक्टर यहाँ से स्टार्ट हुए थे और वो यहाँ पहुँच गए। अब आपको बताना क्या है? बताना सिर्फ इतना सा था कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। डॉक्टर का घर कहाँ पर है? अस्पताल के सापेक्ष, मतलब कि आपका जो ध्यान है वो कहाँ पर होना चाहिए? अस्पताल के बिंदु पर होना चाहिए, ये, ठीक है। मान लो यहाँ पर अपन मानकर चल रहे हैं, और डॉक्टर का घर कौन सी दिशा में? ऊपर की साइड है। तो ये दिशा कौन सी होती है? ये वाली दिशा जो आप देख पा रहे हो, ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर। और ये क्या है? पश्चिम। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? उत्तर पश्चिम, ठीक है। कभी यूं पूछ ले कि डॉक्टर के, पहले ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि ये क्या है? उत्तर पश्चिम में। कभी ऐसा पूछ ले कि एक्स के संदर्भ में बी कौन सी दिशा में है? अरे पूरा ही हटा दिया मैंने। यहाँ पर था हमारा एक्स और यहाँ पर हमारा बी था, ठीक है। इस तरीके से आए थे, फिर ऐसे गए थे सी और ऊपर वाई गए थे अपन, ठीक है। तो एक्स के संदर्भ में बी कौन सी दिशा में? तो बी तो नीचे की साइड आ रहा है, तो ये दिशा कौन सी होती है हमारी? तो ये हमारा पूर्व लगता है, इस साइड हमारा पूर्व होता है, इस साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो पूर्व दक्षिण, एक्स के संदर्भ में बी कौन सी दिशा में होगा हमारा? पूर्व दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्व या फिर पूर्व दक्षिण, बोलो एक ही बात है। तो अभी हमसे पूछा था कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की स्थिति क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर
पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोराव नाच कहाँ का लोक नृत्य है? चोराव नाच जो है कहाँ का लोक नृत्य, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, मणिपुर, मेघालय, झारखंड और मिजोरम। तो चोराव नृत्य कहाँ का है? चोराव नृत्य है हमारा मिजोरम का। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, चोराव नृत्य मिजोरम का। आपने वो वाला नृत्य देखा होगा जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नीचे डंडे बिछाते हैं, इस तरीके से बम्बू टाइप के वो डंडे होते हैं, कुछ इस तरीके का वो क्रॉस स्ट्रक्चर रहता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ इस चीज़ का। ऐसे वो क्रॉस में डंडे बिछाते हैं कुछ ऐसे करके, फिर जो महिलाएं या जो भी व्यक्ति ग्रुप में रहते हैं वो फिर इन डंडों के ऊपर पैर न रखते हुए इनके बीच में पैर रख के उछल उछल कर डांस करते हैं। तो इस प्रकार का जो नृत्य होता है, क्योंकि मोस्टली देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है ये, तो उस प्रकार का जो नृत्य जिसे डंडे बिछा बिछा कर वो ऐसे डांस करते हैं, डंडों के बीच बीच में पैर को उछाल उछाल कर, वो नीचे लोग क्या करते हैं, डंडे घुमाते रहते हैं और वो बीच में लोग इसके डांस करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो नृत्य इसे चोराव नृत्य बोला जाता है और ये कहाँ पर किया जाता है? ये मिजोरम में किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह क्या इंगित करता है? बच्चे क्या कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन को सीखना चाहते हैं तो उनको खोज करने का, खोजबीन करने का अवसर दिया जाता है, मतलब वो खुद से कुछ सीखे। ये चीज़ क्या इंगित करती है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है। तो इसमें तो इतना आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार की चीज़ें क्या होती है, बाल केंद्रित होती है, क्योंकि पूरी जो कंसंट्रेशन रहता है टीचर का वो बच्चों के ऊपर रहता है कि बच्चे किस तरीके से अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन हमारा कैसा होता है? चाइल्ड सेंटर। इवन कोई भी CDP हो गया, सब कुछ क्या होते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड ही होते हैं, जहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों की मेंटेलिटी कैसी है, बच्चे किस लेवल के हैं, उनकी एज क्या है, उसके बेसिस पर यहाँ पर बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन कैसा है? बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के विषय का एक क्षेत्र है जो कि संकलित करता है। आपको EVS अलग से पढ़ाया जाता है ना, 3 से 5 में अपन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या चीज़ वो बताती है यहाँ पर? ये चीज़ आपसे पूछी गई है। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों पर ये चीज़ बेस्ड होती है, या फिर पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों पर, विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों पर, या फिर पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं पर ये आधारित होती है। मतलब पूरा पर्यावरण अध्ययन में पूरा हम EVS का अध्ययन करते, सामाजिक अध्ययन करते और विज्ञान का अध्ययन करते। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। ये सही तो है बट ये आधा अधूरा है, क्योंकि इसने तो पर्यावरण की बात ही नहीं करी। विज्ञान मतलब साइंस, ह्यूमन बॉडी आ जाएगी। सामाजिक विज्ञान मतलब कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, समाज जो हो गया, उसके अंदर हमारे सामाजिक विज्ञान में जितने भी टॉपिक आते हैं, हमारी भूगोल वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो वो चीज़ें तो हम पढ़ते ही हैं EVS में, साथ ही हम विज्ञान भी पढ़ते हैं, लेकिन हम पर्यावरण की भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही नहीं है? 3 ऑप्शन तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 4th ऑप्शन नीचे, तो पहले आप 3 ऑप्शन पढ़ लीजिए। 3 ऑप्शन क्या दे रहे हैं? पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपको सही चीज़ यहाँ पर बतानी है। 1, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमें बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। और 4th ऑप्शन हमें बोल रहा है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि ये चीज़ भी अपन ने एक बार डिस्कस की थी जब अपनी EVS की 2R की लाइव क्लास हुई थी, तब मैंने आपको बताए थे कि 5 थीम कौन कौन से होते हैं पर्यावरण में जिसमें हमें अध्ययन करना होता है। साथ ही हमने ये जो सारा NCF ने बताया हुआ था कि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बच्चों को आप अलग से EVS की क्लास, EVS जो है सब्जेक्ट नहीं दोगे, साथ ही उनको सोशल साइंस तो उस टाइम पे होता नहीं है, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? बच्चे यदि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी या फिर गणित के माध्यम से ही आप उनको क्या करोगे? पर्यावरण की जानकारी दे दोगे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे, तो हम उनके ऊपर इस तरीके से बर्डन, इस तरीके से उनके ऊपर बोझ नहीं बढ़ा सकते। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 3 से 5 में तो उनकी अलग से EVS की बुक आ जाएगी, फिर 6 से उनका साइंस अलग हो जाएगा, सोशल साइंस अलग हो जाएगा, तो ऐसी पूरी EVS की जानकारी उनको इसमें मिल जाएगी। लेकिन 3 से 5 के बच्चों को साइंस और सोशल साइंस को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया गया है, पर्यावरण, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, EVS
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया गया जिस बुक का नाम रखा गया पर्यावरण अध्ययन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बच्चों का सक्रिय ज्ञान, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, या फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। बच्चों के ज्ञान की संरचना में, बच्चों के ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर क्या हो सकती है? देखो आप क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि 4 स्टेटमेंट आपके पास है और इन चारों स्टेटमेंट में से आपको देखना है कि सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपको हर एक चीज़ को चेक करना होता है। तो जो सबसे पहले आपको सही लग रहा है उसको आप मार्क कर लो कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी सही हो सकती है, क्योंकि बच्चे एक्टिव रूप में पार्टिसिपेट करेंगे तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना बच्चों का सक्सेसफुल हो जाएगा। बच्चों के समुदाय के सदस्य मतलब उसके आसपास के लोग, उसके आसपास का वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो चीज़ भी सही लग रही है। मतलब ए और बी तो सही हो गया है, और ए और बी आपको किस में दिख रहा है? तीसरे ऑप्शन में ही दिख रहा है। नन ऑफ दिस का तो कोई चांस है ही नहीं। तो आप आसानी से विदाउट 3 और 4 ऑप्शन को पढ़े ये लगा सकते हो, बट फिर भी आप यहाँ पर पढ़ो कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, तो ये पाठ्य पुस्तकें भी योगदान देती है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और जितनी ज़्यादा क्रिएटिव पाठ्य पुस्तक होगी उतना ही बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी बुक जो होती थी पूरी ब्लैक होती थी। ब्लैक इन द सेंस कि उसमें कोई भी कलरफुल चीज़ नहीं आती थी। और आजकल के बच्चों की आप बुक देखोगे तो उसके अंदर हर चीज़ कलरफुल होती है, जैसे कि जो लिखी हुई राइटिंग जो उनका रिटर्न में रहता है, जैसे कि यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है क्वेश्चन, फिर उसका आंसर ब्लू से, फिर ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इस तरीके से अलग अलग तरीके से और काफ़ी क्रिएटिव अच्छे से कार्टून उसमें बनाकर दिए जाते हैं। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे जो है अच्छे से इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर पढ़ाई कर सके। तो काफ़ी समय के बाद जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, आई थिंक जो भी यहाँ पर पढ़ रहे सबकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई होगी, उसके बाद इस तरीके की बुक्स लाई गई थी हमारे करिकुलम में। तो सही आंसर क्या है? और डी हमें क्या बोल रहा था, डी देखना रह गया है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकलता है। और ये बोला भी जाता है कि 3 से 5 तक की जो बुक्स रहती है उसके अंदर 3 से 5 नहीं, 1 2 3 4 5 की बुक के परिभाषा के ऊपर इतना ध्यान न दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समझ को विकसित किया जाए, क्योंकि परिभाषा पढ़ के बच्चा कर क्या लेगा जब तक कि उसकी समझ का विकास होगा ही नहीं। तो 4th ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाता है, तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित, जो सुझाव दिए गए हैं उसका उप प्रकरण, क्योंकि आपने देखा है कि हमारा जो हम ईवीएस पढ़ते हैं तो उसमें मेन थीम कितने होते हैं? 5 थीम होते हैं, और उसके 2 सब थीम निकल कर आते हैं। तो वो आपसे पूछा हुआ है कि प्रकरण का उप प्रकरण मतलब थीम का सब थीम यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, तो आप देखो, जानवर, हम चीज़ें जैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, और उसके बाद हमें दिया हुआ है भोजन। तो क्या चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी हुई है कि सब थीम क्या होगा? तो पहले आपको 6 थीम भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, हम जो पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो कैसे होता है? फ्रेंड्स और फैमिली से होता है। ठीक है, सारी थीम अपन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, फ्रेंड और फैमिली। ठीक है, पहला जो हमारा थीम होता है FRIEND, फ्रेंड एंड फैमिली, मतलब मित्र और परिवार, परिवार और मित्र बोलो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा हम किसके बारे में पढ़ते हैं? दूसरा जैसे स्टार्ट होता है हम लोग भोजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग आवास के बारे में यानी कि शेल्टर के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा खत्म होने के बाद 4th में हम पढ़ते हैं कि वाटर, यातायात के, वाटर के बारे में, पानी के बारे में। फिर हम लोग यातायात के साधन के बारे में पढ़ने लग जाते हैं कि क्या क्या यातायात के साधन अवेलेबल है। 6th नंबर पर हम पढ़ते हैं थिंग्स वी कैन डू, यानी कि चीज़ें जो हम बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सी चीज़ हो जाती है? चीज़ें जो हम बनाते हैं। ये हमारे 6 थीम होते हैं। एक बार और आप देख लो, परिवार व मित्र, दूसरा हमारा आता है भोजन, तीसरा हमारा आता है आवास, चौथा हमारा आता है पानी, पांचवा हमारा यातायात, और छठा हमारा जो 6th होता है चीज़ें जो हम बनाते हैं। अब इसके अंदर हमारा आता है परिवार व मित्र। ठीक है, जो पहला थीम था हमारा, प्रक्रम आप इसको बोल सकते हो, परिवार व मित्र, इसका सब टॉपिक, सब थीम क्या होगा? इसी के अंदर हम लोग जानवरों के बारे में यानी सारे एनिमल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, और दूसरा हम लोग पौधों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मेन 6 थीम होने के बावजूद भी 2 यहाँ पर सब थीम होते हैं, किसके? परिवार व मित्र के, जिसके अंदर परिवार क्या होता है? हमारे आसपास के जो लोग होते हैं। तो एनिमल्स भी उसी में आते हैं और प्लांट्स भी हमारे आसपास होते हैं। तो जानवर यानी एनिमल और प्लांट्स हमारे सब थीम होती है ईवीएस की। तो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था
कि सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण यहाँ पर क्या होगा। जानवर, हम चीज़ें जो बनाते हैं यानी थिंग्स वी कैन डू, फैमिली एंड फ्रेंड्स या फिर भोजन। तो जानवर जो है हमारा सब थीम है। ये जो चैप्टर हमारे अंदर आता है वो क्या आता है, हमारा सब थीम होता है। और यदि प्लांट्स दिया हुआ रहता तो वो भी एक प्रकार का सब थीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना या फिर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो पर्यावरण अध्ययन की एक वांछनीय गतिविधि यहाँ पर क्या हो सकती है, मतलब वांछनीय मतलब कि जो चीज़ सही हो, ठीक है। अवांछनीय और वांछनीय दो चीज़ें होती है। तो जो चीज़ सही है वो चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी हुई है कि टीचर किस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पर करवा सकता है। 6 प्रकरण जो भी अपन ने डिस्कस किए कि परिवार व मित्र, दूसरा फूड, तीसरा शेल्टर, फोर्थ वाटर, अगला हमारा यातायात ट्रैवल, और अगला जो था 6 नंबर का थिंग्स वी कैन डू। तो वो 6 प्रकरण हो गए। अगला हमसे पूछा है केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना या फिर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो देखिए सही आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 6 प्रकरण का आयोजन करवा कर आप बच्चों की समझ को विकसित नहीं कर सकते। एक रेखीय आयोजन करवाना तो पहला गलत, दूसरा भी पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना, दूसरा भी गलत, तीसरा और चौथा में आप देख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देना, तो सारी सूचनाएं ही बच्चों को दे क्या, तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत हो रही। तो सही आंसर क्या है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना इन द सेंस कि आप बच्चों को हर एक संस्कृति, हर एक चीज़ की यहाँ पर जानकारी दें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ सकते हो आप पर्यावरण अध्ययन को, वृत्तांत के थ्रू, मतलब उनको कहानियां सुनाकर, पूरा बताकर। वृत्तांत सुनाना मतलब कि कोई एक ऐसी घटना सुनाना, रियलिस्टिक जो रियल होती है वो घटना सुनाकर, कहानियां सुनाकर, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करके, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन करके। तो किस तरीके से हम बच्चों की जो है पर्यावरण अध्ययन सीखने में मदद कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। केवल सी और डी, ए बी और सी सही है, ए सी और डी सही है, या फिर केवल ए और बी यहाँ पर सही हो सकता है। तो अब आप देखिए कि इन 4 ऑप्शन में से क्या यहाँ पर सही होगा। देखो हमसे पूछा क्या गया था, वृत्तांत मतलब घटनाएं सुनाकर, जो हमारे पास्ट में या फिर इतिहास में जो भी घटनाएं हुई है उनसे कनेक्ट करके हम पढ़ा सकते हैं, कहानियों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहे हैं, मतलब ए और बी यहाँ पर सही होगा। तीसरा और चौथा बोल रहा है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करके, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करके, क्योंकि हमारा ए और बी तो सही हो गया है। अब आप देखिए कि सी और डी में से क्या सही हो सकता है, कि आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ सही लग रही है क्या, तो सिर्फ यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब कि वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से हम बच्चों का पर्यावरण अध्ययन के अंदर इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। इन 3 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। जब बच्चों को आप चित्रों के माध्यम से और उनका अवलोकन करके पढ़ाना चाहते हैं तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, सृजनात्मकता यानी कि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी का निर्माण करना, रचना कौशल वही अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, और सौंदर्यगत संवेदना मतलब कि उनको भावनात्मक रूप से उनका विकास करना। तो यही चीज़ बताई जाती है कि बच्चों का विकास पूरे तरीके से होना चाहिए, एक कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पर सही चीज़ प्रदर्शित कर रही। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित सीखने में से कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन का अनुसरण करता है। पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ाया जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, वैश्विक से स्थानीय, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर जाया जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट बोला जाता है इसे। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का अनुसरण किस तरीके से किया जाता है। तो क्या इसका यहाँ पर सही आंसर हो सकता है,
सही आंसर है इसका अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना। पर्यावरण हमेशा अननोन टू नोन मूव करवाया जाता है। अननोन टू नोन में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को हम वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। मतलब कि बच्चों को पहले कोई भी चीज़ या कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उनको एक स्टोरी बतानी होगी। स्टोरी मतलब कि जैसे कि हम जल प्रदूषण पढ़ा रहे हैं तो उनको जल प्रदूषण से कनेक्ट करना होगा कि जब आप घर में जल का प्रयोग करते हो तो किस तरीके से वो प्रदूषित होता है। आपके घर का नल जो पानी है वो बाहर नालियों में जाता है, नालियों से फिर वही पानी नदियों में मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, बच्चों को रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल है उससे कनेक्ट करना होगा। मतलब पहले हम कुछ अननोन चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं, उसके बाद जो ज्ञात चीज़ें उनसे उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में जो शिल्प कला है और जो चित्रकला है दोनों को ग्रुप में रहकर बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाती है, उससे क्या फायदा मिलता है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली तरीका हो सकता है। दूसरा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। अगला है हमारा समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, मतलब सोशल इंटरेक्शन उनके माध्यम से हो सकता है। और समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में मदद करता है। अब आप स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं, ऑप्शन देखो बी और सी सही है, सी और डी सही है, ए और डी सही है, या फिर केवल बी और डी सही है। तो इसमें आपको एक हिंट तो मिल गई है कि सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। अब कौन से 2 ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कोई 3, 1, 4 वाला आपका यहाँ पर क्रिएट नहीं किया हुआ है, केवल 2 ऑप्शन सही है और कौन से 2 सही है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो सकता है एक बार और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। चलिए तो यहाँ पर सही कौन सा हो रहा है हमारा, सीखने द्वारा सहपाठी को प्रोत्साहित करना सही है। और कौन सा सही है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। मतलब बी और सी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। ये चीज़ यहाँ पर सही होगी। टीचर को आसानी हो, टीचर को आराम मिल जाए, तो ये चीज़ तो गलत है। टीचर तो कहीं से कहीं तक देखते ही नहीं, आजकल तो टीचर को चेयर भी नहीं मिलती है बैठने के लिए, तो वो चीज़ तो गलत हो गई। अगला है 4th क्यों गलत हुआ, समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो जाए इसलिए आप ग्रुप में एक्टिविटी करवा दो, तो ये चीज़ भी गलत है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना तो लक्ष्य ही नहीं होता है, ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें, इसीलिए सिलेबस कम दिया जाता है और एक्टिविटी बेस्ड वर्क यहाँ पर ज़्यादा दिए जाते हैं। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, मतलब केवल बी और सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन यहाँ पर क्या हो सकता है, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। अब आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कितने अच्छे तरीके से बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो क्या सही आंसर हो सकता है, परिवार के सदस्यों से सीख सकता है बच्चा, समुदाय के सदस्य से, और समाचार पत्र, कक्षा, मतलब इनके माध्यम से बच्चा सीख सकता है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, इन तीनों के माध्यम से बच्चा आसानी से सीख सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, ठीक है, बच्चों टीचर ने क्या किया, कुछ चीनी मतलब शक्कर को बोला कि तुम जमीन पर डाल दो और वेट करो जब तक चींटियां आती है। तो टीचर बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट करवा रही है, ठीक है, जैसे कि चींटियां जो है सूंघ सूंघ कर वहाँ पर आ जाएगी, उनको पता चलेगा कुछ मीठी चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, तो वो किस तरीके से अपने बिल से बाहर निकल कर आएगी। इस तरीके की कुछ एक्टिविटी टीचर यहाँ पर बच्चों को करवा रही है। किस तरीके से वो सक्सेसफुल होगी, बच्चों को कब वो समझ आएगी, यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों के क्रियाकलाप में संबंधित प्रश्नों को घर से कर लाने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप पर अवलोकन करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है। तो किस तरीके से टीचर जो है उसका अर्थपूर्ण सेंस निकाल सकती है इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट का। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑलमोस्ट सभी सिमिलर लग रहे हैं। सही आंसर है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करना, ठीक है, पहले उस क्रियाकलाप को समझे वो कि चींटियां किस तरीके से एक के बाद एक, मतलब हमने देखा था ना कि चींटियां क्या करती है, पहले आगे जाने वाली चींटी कुछ ऐसा फॉर्मिक एसिड छोड़ती है जिसकी वजह से दूसरी चींटियां उसको फॉलो करती है। इसी तरीके से वो रो में एक के पीछे एक चलती है, बिल्कुल लाइन से चलती है वो।
तो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स जो है क्रियाकलाप का अवलोकन कर रहे हैं, अनुभव का साझा कर रहे हैं, जो भी उन्होंने समझा है वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो टीचर क्या चाहता है, बच्चे क्रियाकलाप का अवलोकन करें, अनुभव का साझा करें और चर्चा करने को वो प्रेरित हो सके। बाकी सारे दूसरा तो यहाँ पर गलत हो गया कि घर से कर लाना, तो घर पर क्या करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद एक क्रियाकलाप का अवलोकन करना और अनुभव का साझा करना, ये दोनों आधे अधूरे हैं। इसका पूरा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, अनुभव का साझा भी करना है, अवलोकन भी करना है और उस पर चर्चा भी करनी है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने की रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन यहाँ पर नहीं होगा वर्णन अभिलेखन, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो या फिर क्रम निर्माण मापनी। तो बच्चों को हम रचनात्मक तरीके से मतलब कि क्रिएटिव वे में पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या सीखने का सही तरीका यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। मतलब कि बच्चों का जो अचीवमेंट होता है कि बच्चे कौन सी ग्रेड लेकर आए, या बच्चों को कितना परसेंट आया, बच्चों को 85 आया, 65 आया, 33% आया बच्चों को, तो ये चीज़ वहाँ पर मैटर नहीं करती। बच्चा कितना भी लेकर आए, बच्चों के ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, किस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में देखना चाहिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में देखना चाहिए, ठीक है। क्या चीज़ आप बच्चों का जब इवेल्युएशन करोगे, आकलन करोगे, किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे, आकलन के संकेतों का आपने सही तरीके से उपयोग किया है, क्या इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, या फिर बच्चों के सीखने के गुणात्मक यानी कि गुणात्मक मतलब कि कैलकुलेटिव उनके गुणों का आकलन करोगे, या फिर बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना, या फिर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा है इस पर आप चर्चा करोगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि सबके अलग अलग थॉट्स विचार यहाँ पर हो सकते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 में से इसका सही आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर जो हमारे अपकमिंग सेशन होगा, कल जो आपका रहेगा सीडीपी का मॉक टेस्ट रहेगा, उसमें भी हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आप रेडी रहें उस टेस्ट के लिए, थोड़ा सा आप रिवाइज कर ले जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, क्योंकि उसी पर बेस्ड वो पूरा आपका मॉक टेस्ट होने वाला है और उसी सेशन के एंड में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, तो 4 चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। तो पक्षियों की ऐसी कौन सी प्रजाति होती है जो आगे पीछे कर सकती है, बसंत गोरी, मैना, उल्लू और कौवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो अपनी गर्दन को पूरे आगे पीछे कर सकती है, ठीक है। उसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मैना जो है अपनी गर्दन को आगे पीछे झटक सकती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है, तो घुमाने वाली बात क्या होती है कि अपनी गर्दन को पूरा पीछे घुमा लेना, तो इसका सही आंसर उल्लू होता है। लेकिन झटकने की बात की गई, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि दूसरों से भिन्न क्या है। यहाँ पर आपको बताना है 3 सिमिलर होंगे और एक अलग है, उसके बारे में आपको बताना है। घड़ियाल, कछुआ, मछली और कौवा। तो एक अलग आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सब हमारे पानी वाले जीव हैं और कौवा एक उड़ने वाला पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इन तीनों से अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, शहर और राज्य का पसंदीदा भोजन आपको यहाँ पर बताना है। हांगकांग का पसंदीदा भोजन क्या है, केरल, कश्मीर और गोवा का। तो आप यहाँ पर कॉलम देख सकते हैं, कॉलम किस तरीके से सेट किए हुए हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोकें 2 मिनट और इसको रोक कर देखिए कि हांगकांग में कौन सा भोजन खाया जाता है। यदि 2 चीज़ें भी आपको आइडिया लग जाती है तो आप आसानी से ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन कट कर अपना आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट रुकें आप लोग और इसको देखें कि कौन सा भोजन कहाँ पर किया जाता है। तो आई होप कि आपने सोच लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि देखो हांगकांग में पकाया हुआ स्नैक खाया जाता है। हम जानते हैं विदेशों में कितने बुरी तरीके से चीज़ें खाई जाती है। तो पहले का 5 सही है, मतलब पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो सकता है, दूसरे को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा हुआ है केरल। केरल में क्या खाया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में से चेक करिए, इसको आप हटा दीजिए क्योंकि ये आंसर हमारा हो चुका है।
केरल में क्या खाया जाता है? केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। आपने टैपियोका देखा है, थोड़ा शकरकंद की तरह होता है। एनसीईआरटी की समरी में हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो बी का कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। कश्मीर में बात करते हैं, कश्मीर में क्या खाया जाता है? सरसों के तेल में बनी हुई मछली को। और गोवा में खाया जाता है नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली को। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। पहले का 5वां सही है, स्नैक वाला। दूसरा सही है, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। सी का क्या होगा यहाँ पर? सरसों के तेल में बनी हुई। और ऑप्शन डी का क्या होगा? नारियल के तेल में बनी हुई। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं। सेकेंड है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के बने हुए होते हैं। तीसरा है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर सही होगी, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखो 3 स्टेटमेंट हमने यहाँ पर देखे। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो सकता है? तो आपको पता है कि राजस्थान में लोग जो है मिट्टी के घरों में रहते हैं, मतलब कि पहला वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है। दूसरा गलत लग रहा है क्योंकि असम में बनाए जाते हैं बांस के घर, तो दूसरा यहाँ पर गलत हो गया। और तीसरा है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर होते हैं, नीचे एनिमल उनके खाने पीने का सामान या दूसरा सामान रखा होता है और ऊपर के लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, मतलब कि ए और सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे, मतलब 4 स्टेटमेंट दिए हुए, कौन से भी 3 यहाँ पर सही हो सकते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ठीक है, और एक दिन में केवल ये 2 से 4 घंटे सोते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियों को खा सकता है। तीसरा, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है और इनके शरीर को इनमें से ठंडक मिलती है। और किन्हीं हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथीनी भी सभी फैसले लेती है। तो हमने एक बार जब एनसीईआरटी की समरी डिस्कस की थी, उसके अंदर हमने एनिमल्स जो है उसमें हमने हाथी के पूरे समूह के बारे में पढ़ा था, मधुमक्खियाँ किस तरीके से अपने ग्रुप में रहती है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें से कौन से 3 स्टेटमेंट सही लग रहे हैं? देखो पहला तो सही है कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं वो लोग, ठीक है, हाथी जो है 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। उसके बाद देखिए इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो ये भी सही है, ठीक है। और बुजुर्ग हथीनी जो होती है यही सबसे ज़्यादा फैसले लेती है, ठीक है। तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है। और झाड़ियों वाला जो है ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि मोर देन 200 kg पत्तियाँ ये यहाँ पर खा सकते हैं, आसानी से ये लोग खा लेते हैं। तो तीसरा, पहला और चौथा यहाँ पर सही है, मतलब स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? सी, डी और ए, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कौन सा जड़ों का एक समूह हो सकता है, मतलब जिनकी जड़ें होती है? शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली या फिर चुकंदर, आलू, अदरक। ऑप्शन डी है गाजर, हल्दी और अदरक। तो आपको सही चीज़ बतानी है कि जिनकी जड़ें होती है या फिर आप इनको जड़ों में कंसीडर करते हैं, तो क्या यहाँ पर सही होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाजर, चुकंदर और मूली एक तरीके की जड़ें होती है जिनका आप सेवन करते हैं। गाजर भी एक जड़ होती है, मूली भी एक जड़ होती है और चुकंदर भी एक जड़ होता है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ होता है जो पाया जाता है राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, अबू धाबी में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो जो रेगिस्तान ओक का एक पेड़ होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? मेनली ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और इसके बारे में हमने एक चीज़ भी पढ़ी थी कि ये जो ट्री रहता है काफ़ी लंबा होता है और इसका 50% भाग ज़मीन के नीचे पाया जाता है। इतना जितना ज़मीन के ऊपर होता है उसका उतना ही भाग ज़मीन के नीचे भी पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? पानी इकट्ठा होता रहता है, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने पीने के पानी में इसका प्रयोग करते हैं। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये हमने क्या किया, आज 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका एक काम है कि जो हमने होमवर्क दिया है उसे आपको कंप्लीट करना है और आपको 29 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आए और प्लस अपना आंसर यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इवनिंग में आपका 7 PM इंग्लिश का सेशन होगा, इंग्लिश पेडागोजी का, तो आप उसे भी अटेंड करिए। और कल मॉर्निंग में आपका CDP का टेस्ट होगा, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, थैंक यू।